डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जंगें तेज़ होती नज़र आ रही हैं, ईद के दिनों में भी क्या पाकिस्तान में सियासी गर्मियाँ तेज़ रहेंगी? सरगर्मियाँ तेज़ रहेंगी, क्योंकि देखें सियासी सरगर्मियाँ तो क्या होनी है इस वक्त जो है वो ये तो कांस्टेंट है ना। आपका टेररिज्म, सोशल अनरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, जो खित्ते के हालात हैं, जो और सोच मतलब इसमें कोई छुट्टियां तो नहीं है ना। वो तो इवेंट्स अपनी जगह चल रहे हैं, त्यौहार दरमियान में आया, अल्लाह करे खैरियत से सुकून से ये दिन सारे गुजरे। लेकिन जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, तो पाकिस्तान उससे अलग तो नहीं है और अजीबो गरीब किस्म के हालात हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं ना, देखें एक अभी भी उम्मीद है, आज भी उम्मीद है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट वो गज़ा पे, क्योंकि नतन्याहू हमास एग्री कर गई, स्टीव वितकॉफ एग्री कर गए, अरब ममालिक एग्री कर गए, सारे एग्री कर गए, नतन्याहू ने एक दूसरा मुसविदा भेज दी है। ये ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा मामला, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि आज देखें, आज जो अहमद शरा हैं उन्होंने 23 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, सीरिया में उन्होंने काबीना का ऐलान किया है, 23 रुकन है उसमें। लेकिन उस काबीना में आम बात क्या है? पहली बात तो ये कि उसमें खातून वजीर हैं। दूसरी बात यह कि उस काबीना में क्रिश्चियंस भी हैं। तीसरी बात यह उसमें द्रूज भी हैं, उसमें कुर्द भी हैं, तो उसमें एलावाइट्स भी हैं। यानी एक ऐसी काबीना है जिसमें आप समझें कि हर तबका, हर मसलक, हर मजहब उसमें मौजूद है उनकी 23 रुकनी काबीना में। और सऊदी अरेबिया की तरफ से मुबारकबाद दी गई है, बाकी मुल्कों ने भी मुबारकबाद दी है कि अच्छा, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यानी उनके प्रॉपर दुरूज रहनुमा जो हैं, जिनके साथ एक कोशिश थी इसराइल की फटा पड़ेगा इनका, और दुरूज, मैंने वली जुमलात, बड़े ज़बरदस्त आदमी, वली जुमलात तो शुरू में आके मिलकर चले गए थे, तो दुरूज इनकी काबीना का हिस्सा बन गए। एलावाइट्स का चल रहा था बीच में कि कहीं सेक्टेरियन, वो एलावाइट्स जो इम्पोर्टेंट एलावाइट वहाँ के जो नुमाइंदे थे, वो जनाब इनकी काबीना में वजीर बन गए। सियासी धारे में मैं कहता हूँ ना, जब लाया जाता है तो इस तरह लाया जाता है। उसके बाद जो है वो क्रिश्चियंस भी बन गए। ये था कि जी एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये है और फलां, जो भी हैं उससे तो हम इख्तलाफ नहीं कर सकते ना कि बैकग्राउंड क्या है, मगर उनकी काबीना में जो है वो अहले तशी भी हैं, एलवाइट्स भी हैं और खवातीन भी हैं। खातून, एक खातून है गालिबन वजीर, उनकी 23 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। और वो ऐसी काबीना, कुर्द भी हैं, कुर्द जो कि वो फटा पड़ा हुआ था, वो उनका वो जो PKK के साथ, और वो सारा, वो वहाँ के रहनुमा भी जो साइन कर गए थे वो भी मौजूद हैं इस काबीना में। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये सारे इवेंट साथ हो रहे हैं। इसी दौरान आप जहन में रखें कि सीरिया और लेबनान के वज़राए दिफा की सुलह करवाई है सऊदी अरेबिया ने, कल जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी, ताकि लेबनान और सीरिया के दरमियान जो लड़ाई करवाने की कोशिश हो रही है वो ना हो, और जो दुरूज मसला और बाकी एलावाइट्स, तो उसकी वजह वो भी काबीना का हिस्सा बन गए। अब जनाब, तो ये सारा वो जो है ना, वो जो साजिशें बहुत सारे थे कि कोई सेक्टेरियन वायलेंस होगा, कुछ चीज़ें होंगी एब्रप्टली, वो सीरिया के अंदर कम से कम ये काबीना देख के मैं सबका पोर्टफोलियो पढ़ा, मैंने कहा यार ये भी अच्छा, ये भी आ गया, ये वो अहमद शरा ने सारे जमा कर दिए, वो सारे इकट्ठे हैं उसमें। RSF जिसको निकाल दिया था सूडान से, ये ध्यान में रखें कि RSF जो है वो दूसरे अरब ममालिक उसको सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया और मिस्र जो हैं वो अब्दुल फतह बुरहान को डिस्कस करते हैं, और ये साउथ सूडान और जबूती ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो RSF ने आज बयान जारी किया कि हम अभी जंग हारे नहीं, हम दोबारा दाखिल होंगे। तो वहाँ पे एक फड्डा पेचा पड़ा हुआ है, वहाँ का फड्डा इफेक्ट हो रहा है इजिप्ट और गज़ा और ये पूरे जो अरब ममालिक और यहाँ जो भी समिट्स हो रही हैं सारी। इस दौरान जो है वो अमेरिका की तरफ से अब खबरें वो हैं जो आप समझे ना कि वो एक मुल्क एक बात कर रहा है, दूसरा मुल्क दूसरी बात कर रहा है, लेकिन दोनों का मौका ले लेते हैं। अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने यमन पे स्ट्राइक्स की हैं, यमन पे हमने स्ट्राइक्स किए हैं और दोबारा हमले किए हैं, यमन पे शदीद हमले किए हैं और बड़ी तबाहकुन हमले किए हैं और निशाना बनाया। वो जैसे उनके हमले ख़त्म हुए हैं, वो 4 दफ़ा, 1 2 3 4 दफ़ा बेंगोरियन एयरपोर्ट को फिर निशाना बनाया हुतीज़ ने। वो उधर से उधर स्ट्राइक करते हैं, वो फिर, और अब एक तमाशा बन गया है। हुतीज़ जो हैं उन्होंने वो पूरा इसराइल जो है ना वो लरज उठा, इतने सुबह से रात से लेके और शाम तक सायरन ही बज रहे हैं पूरे इसराइल में, कभी वो साउथ में, कभी नॉर्थ में, कभी तल अवीव पे, कभी इधर हैफा में, वो जनाब मिसाइल मारे जाए। अब इशू ये सारा कि इस तरह तो ये मामला आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो उधर से उधर जब बनाते हैं निशाना,
तो ये जो है, अच्छा वो कहते हैं कि मिसाइल गिरा दिए गए, वो मिसाइल गिरा दिए गए, वो सर पे आके उनके वो गिरते हैं तो पूरी बिल्डिंग हिल जाता है पूरा। देखें ना, टाइम्स ऑफ इसराइल ने जैसे भी ये किया कि हुती मिसाइल ट्रिगर सायरन इन सेंट्रल इजराइल, ये सुबह से हो रहा है, ये हर थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 11 को हम देखें ना, हर थोड़ी देर के बाद हुतीज़ ने अटैक कर दिया। हुती बेंगोरियन को निशाना बनाते हैं और जो है वो उधर से जो है वो जनाब, अच्छा फिर अमेरिका ने, सॉरी रशिया ने क्या कहा है, जी देखिए हम तो कोट करेंगे ना कि कौन सा मुल्क क्या बात कर रहा है इस वक्त। रशिया ने एक न्यूज़ दी, अब ये न्यूज़ अगर हुतीज़ देते या अगर वो जो है वो खबर जो है उनका बयान चाइना देता, उनका बयान जो है चाइना तो नहीं, यानी उनका बयान जो है लेट्स से कि ईरान देते, ईरान का कोई मीडिया दे रहा होता नहीं। अब जनाब ये दे रहा है रशिया का मीडिया। रशिया का मीडिया के 8th तास, यमन हुती क्लेम अटैकिंग यूएस एयरक्राफ्ट करिए 3 टाइम्स इन लास्ट 24 घंटे। ये 8 यूएसएस हैरी ट्रूमन को 3 दफा निशाना बनाया है बकौल रशिया के। अब मसला ये है कि ये तो एक तमाशा बन गया, दूसरा आ जाएगा कैरियर, तो तीसरा आ जाएगा, तो चौथा आ जाए, तो करना क्या है ये तो देखें। अब ये तो अच्छा कैरियर है, ला क्यों रहे हैं, ये भी तो इशू है ना। एयरक्राफ्ट कैरियर ला रहे हैं, ये देखो गार्सिया है तो सही इतना बड़ा, देखो गार्सिया से पहले स्ट्राइक्स होती रही है ना अफगानिस्तान, और उसमें देखो गार्सिया यूज हुआ है हमेशा। अब वो जनाब वो देगो गार्सिया तक हो सकता है हुतीज़ की मिसाइल ना दें, मगर वो देगो गार्सिया से भी कर रहे होंगे शायद, वो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ लेकर आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, इसमें बहुत बहस चल रही है कि भाई वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों मूव कर रहे हैं, वो देगो गार्सिया से क्यों नहीं जहाज उड़ाते, जैसे कि उन्होंने अफगानिस्तान और इराक के लिए किए थे, तो उधर से उड़ाएं और बॉम्बिंग करके चले जाएं। वो एयरक्राफ्ट कैरियर लाते हैं समंदर में, उसके ऊपर हुती अटैक कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि हुतीज़ की जो मिसाइल रेंज है क्या वो देगो गार्सिया तक है या नहीं है, क्योंकि देगो गार्सिया पे तो आज तक किसी ने अटैक नहीं किया। देगो गार्सिया को तो या वहाँ को कोई ऐसा कोई पैट्रियट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है कि ये अमेरिका परेशान हो रहा है कि वो देगो गार्सिया की जगह एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। देखे ना, देगो गार्सिया तो प्रॉपर पुरानी बेस है, वही जो हम बात कर चुके हैं कि यूके के पास है, यूके ने वो मॉरिशियस के ले लिया और वहाँ पूरी बेस बनाई और एग्रीमेंट हो गया और सारा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि देगो गार्सिया, और साथ ही ये देखें ना म्यांमार का जल्जला जो है म्यांमार में और थाईलैंड में और पाकिस्तान समेत दुनिया के सारे मुल्कों को तशवीश है, लेकिन यूएस एड चूँकि रुक गई है और म्यांमार में पाबंदियाँ हैं, तो थाईलैंड की मदद को सब जा रहे हैं, लेकिन म्यांमार की मदद कौन करेगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि कई मुल्कों, चाइना समेत कई मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जिन्होंने उन पाबंदियों को एक तरफ रख के वो म्यांमार भी जा रहे हैं इमदादी सामान लेके, और थाईलैंड भी जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि पाबंदियाँ और ये सारी सियासत और ये तो एक तरफ है, लेकिन जो तबाही आई है वहाँ पे वो अपनी जगह है, और इमारतों के नीचे लोग मलबे तले दबे हुए हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि म्यांमार पे पाबंदियाँ हैं, तो वहाँ यूएस एड पहले ही बंद है, पाबंदियाँ और लगी हुई हैं, ना जहाज़ फ्लाई करेगा, ना ये होगा वो होगा, तो वो मज़ीद इस वक्त चाइना या बाकी मुल्क जो भी इस वक्त देखें इस तरह के हालात में पाबंदियाँ वगैरह साइड पे करके हर एक को जाना चाहिए वहाँ पे, और जाके जो भी मदद करे वहाँ म्यांमार में या थाईलैंड में या बाकी जगह जो मुतासर हुई हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तमाशा जो बन गया है कि वो अब, अच्छा वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि अच्छा उन्होंने जवाब दे दिया ईरान ने कि हम तो बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेंगे। भाई बराह रास्त तो मुज़ाकरात, कौन से मुज़ाकरात बराह रास्त होते हैं? मुज़ाकरात होते हैं तो वो तो थर्ड पार्टी के थ्रू ही होते हैं ना। भाई हुती से कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? ओमान जाना पड़ता है ना सबको। तो बात यह है कि इसी तरह से वो जो ख़त गया था वो कौन लेके गया था? वो तो यूएई के जो हैं वो जो मुशीर हैं उनके इब्राहिम गरवेई जो हैं वो लेके गए थे, तो अनवर गर्दई जो हैं तो वो लेके गए थे। तो बात यह है कि वो इनडायरेक्ट, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट मुज़ाकरात अमेरिका से नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट ज़ाहिर है वो अगर उनकी होनी है तो होती रहेगी। और ट्रम्प ने आगे से कह दिया कि अच्छा ये मेरे ख़त का जवाब दिया है तो मैं तो बॉम्बिंग करने आ रहा हूँ, मतलब ये वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मैं तो बॉम्बिंग करनी है ईरान के ऊपर। वो भाई हुती नहीं संभाले जा रहे, वो ईरान जो है, इन्होंने मिलिट्री एडवाइज़र भेजे हुए थे बाइडन ने। देखे ना ये जो रिपोर्ट है आज का, ये मैंने कहा ना ये बॉम्ब शेल है, इस पर ये आने वाले दिनों में इस पर बात हम करते रहेंगे। अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में थे, तो यहाँ ईरान में और बाकी जगहों पे रशियन और चाइना नहीं पहुँचेगा अपने अलाइज के पास। और ताइवान जो है, देखिए ना अब पैती हैक्सेट अब एशिया वहाँ पहुँचे, एशिया का ट्रिप कर रहे हैं वो जापान का, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो यहाँ से निकलें, और यहाँ से निकल के यानी यूरोप से निकलें, इनको इनके हाल पे छोड़ें
वट्टा सट्टा करें, ग्रीनलैंड दें, जो करने करें, वहाँ जाके चाइना से निपटें, क्योंकि पॉलिसी जो है वो उसमें तो चाइना चाइना सबसे बड़ा मध्य मुकाबले है दुनिया में। वो चाइना जो है, लेकिन जो यूक्रेन के साथ हुआ है तो वो ताइवान और उधर जो है वो कोरिया और साउथ कोरिया और फिलिपीन, अच्छा फिलिपीन और जापान की फौजी मशकें चल रही हैं, तो जापान को दुख नहीं का चाइना ने, आज उन्होंने फिलिपीन को वार्न किया, फिलिपीन को वार्न किया है कि ज़रा धीमे धीमे चलो, आराम से। ये चाइना ने कहा है कि एक मिनट ठहर जाओ, ये फौजी मशकें अमेरिका के साथ कर रहे हो, ज़रा सोच समझ के। फिलिपीन भी डरा हुआ है, उसकी वजह ये कि फिलिपीन पीछे रह गई है ना, साउथ कोरिया भी पहुंच गया चाइना से मिलने, जापान ने भी मामला ठीक करने शुरू कर दिए, फिलिपीन बीच में फंसा हुआ है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये मार्कोस को तो अमेरिका वापस लाया है ना इनके, तो ये तो उस खानदान से है ना मार्कोस साहब, जो कि बड़ा एक करप्ट तरीन खानदानों में से एक था, तो उनके बच्चे को लेकर आए हैं वापस, तो बच्चा तो इधर तो हो नहीं सकता। अब मसला ये है कि वो एक ऐसी सिनेरियो है जिस सिनेरियो में अचानक उन्होंने वो RCEP को जगा दिया और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, सारे मुल्कों में इकट्ठे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है ये जो ब्लॉक है, और कोई 30% दुनिया की 30-40% पॉपुलेशन, और पता नहीं कितनी ट्रेड ये इनके आपस में आसियान के मुल्कों के दरमियान सारी ईस्ट में हो रही है, आपस में ट्रेडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और आगे फिर ब्रिक्स ने किस तरह। तो ये अगले चंद रोज़ जो है, और मैंने आपसे कहा ना कि ये मुसविदा दूसरा जो रख दिया है, अब इसमें अरब ममालिक ने एक तो स्टेबलाइज कर लिया यहाँ पे। टर्की अभी मई में इलेक्शन होंगे, मुजाहरे वहाँ पे क्या होते हैं क्या नहीं होते, क्या बातचीत होती है, या वो एक मामला चल रहा है, इलेक्शन दूर हैं सदारती, और अगर काबू पा लेंगे नहीं पाते वो इशू ये है कि ये जो एक तो सीरिया की कैबिनेट हो गई, सीरिया और लेबनान तय हो गए, उसके बाद वो इजिप्ट ये तय। अब इसराइल, अब कोई ऐसा ऑप्शन बचा नहीं है इसराइल के पास कि वो लेबनान पे स्ट्राइक करें, वो इधर करें, वो उधर करें, सारों ने मामला अपना पहले संभाल लिया है कि आपस के मामला सारे तय कर लें, और उसके बाद अब ये इसराइल फंस गया कि ऐसा करते हैं कि वो जी ईद के दिन जो है वो, यानी आज उन्होंने रिहा करने थे, उन्होंने 5 से 7 लोग आज रिहा कर देने थे ईद के दिन, आज उन्होंने फिर गजा पे बॉम्बिंग की, शहीद हो गए वहाँ पे फ़लस्तीनी। लेकिन यह है कि ज़्यादा ये मामला चलेगा नहीं, कल तक देखते हैं क्या होगा। नज़रें अब सबकी गजा पे हैं, यूक्रेन का तो हो गया ना मुल्कों का, ग्रीनलैंड का भी हो गया मुल्कों का, और ये भी पता चल गया कि अमेरिकन ट्रूज बाइडन दौर में, ये देखें, ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे कोई मुकदमे, बड़े मुकदमे कायम करने जा रहे हैं बाइडन दौर के जो फैसले थे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है सामने कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड थे यूक्रेन में, ये बात इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। और ये अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि बाइडन दौर के काफ़ी लोग जो हैं वो फिर अच्छे खासे मुकदमात कायम होंगे।